हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने बात की थी उप सहसंयोजक यौगिक या समतुल्य यौगिकों की। तो हमने बताया था कि जो इस प्रकार के यौगिक होते हैं ये जल में घोलने पर पूर्णतया अपने आयनों में आयनित नहीं होते, अपितु संकुल आयनों का निर्माण करते हैं। और जो संकुल यौगिक होते हैं उनके दो भाग हमने बताए थे। जो बड़े ब्रैकेट यानी गुरु कोष्ठक के बाहर का हिस्सा है उसे आयन मंडल कहते हैं, तथा गुरु कोष्ठक के भीतर का हिस्सा है उसे समन्वय मंडल कहते हैं। ये आयन मंडल और ये समन्वय मंडल। आयन मंडल के जो आयन है वो पूरी तरह आयनित अवस्था में होते हैं, जबकि समन्वय मंडल में पूरे संकुल के ऊपर आवेश पाया जाता है, इसलिए इसे संकुल आयन कहा जाता है। यहाँ पर समन्वय मंडल में दो चीजें हैं, एक तो केंद्रीय धातु, ये केंद्रीय धातु है, और ये जो समूह है इन समूहों को बोला जाता है लिगेंड। इसे बोलते हैं केंद्रीय धातु और इन समूहों को बोला जाता है लिगेंड। अब मैं परिभाषा पे आता हूँ कि केंद्रीय धातु क्या होती है। ये जो केंद्रीय धातु है, जैसे कि यहाँ पर Fe है, ये केंद्रीय धातु इन लिगेंडों की संख्या के अनुसार, अब लिगेंड 4 भी हो सकते हैं 6 भी हो सकते हैं, जैसे कि इस उदाहरण में 6 लिगेंड है, 1 2 3 4 5 6। तो ये केंद्रीय धातु इन लिगेंडों की संख्या के अनुरूप रिक्त डी कक्षक उपलब्ध कराती है। जिन रिक्त डी कक्षकों में ये लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन दान करते हैं और एक विशेष प्रकार का सहसंयोजक बंध बनाते हैं, जिसे हम बोलते हैं उप सहसंयोजक बंध। इसलिए इन यौगिकों को उप सहसंयोजक यौगिक भी कहा जाता है। अब हम बात करते हैं लिगेंड की, कि ये लिगेंड क्या होते हैं। जो ये लिगेंड होते हैं ये परमाणु भी हो सकते हैं, ये समूह भी हो सकते हैं और ये आयन भी हो सकते हैं। ये इलेक्ट्रॉन धनी, इलेक्ट्रॉन रिच यानी इलेक्ट्रॉन धनी प्रजाति है जो केंद्रीय धातु के रिक्त डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन दान करता है और उप सहसंयोजक बंध का निर्माण करता है। इस प्रकार से जो यौगिक बनता है उन्हें उनको बोलते हैं हम उप सहसंयोजक यौगिक। अब हम बात करते हैं कि जो ये उप सहसंयोजक यौगिक या संकुल यौगिक है, इनका वर्गीकरण कैसे किया गया है। देखिए, जब इनको जल में घोला जाता है तो किस प्रकार के आयनों का निर्माण होता है, उसके आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया है। जैसे कि सामान्य धनायन, संकुल ऋणायन, मतलब इस प्रकार के यौगिक जिनको जल में घोलने पर धनायन तो सामान्य बनेगा परंतु ऋणायन संकुल बनेगा। उदाहरण के लिए K4FeCl6, यहाँ देखिए जो गुरु कोष्ठक के बाहर का हिस्सा होता है वो आयन मंडल होता है। अब यहाँ पर गुरु कोष्ठक के बाहर क्या है, K4, तो ये आयन मंडल है, ये पूर्णतया आयनों में आयनीकृत हो जाएगा, जैसे कि 4K+। और जो ये पूरा संकुल बचा FeCl6, इस पर आएगा -4, तो ये बना संकुल ऋणायन। तो यहाँ पर धनायन सामान्य है और ऋणायन क्या है, संकुल है। और जो आयन मंडल के जो आयन है उनका आवेश निर्धारित करता है कि समन्वय मंडल पर कितना आवेश आएगा। जैसे कि आयन मंडल में +4 है तो समन्वय मंडल यानी कि संकुल जो आयन है उस पर भी कितना आएगा, -4 आएगा। मतलब आयन मंडल निर्धारित करेगा कि संकुल पर कितना आवेश आएगा। तो इस उदाहरण में जो धनायन है वो सामान्य है और जो ऋणायन है वो संकुल है। अब हम अगला उदाहरण लेते हैं, संकुल धनायन, सामान्य ऋणायन। मतलब अगर ऐसा हो कि जल में घोलने पर धनायन तो संकुल बने परंतु ऋणायन सामान्य बने। उदाहरण के लिए CuNH3 का होल 4SO4। ध्यान देने वाली बात देखिए, यहाँ पर जो आयन मंडल है वो ये है और समन्वय मंडल ये है। एक बात बताया था आपको कि सामान्यतया इस प्रकार के यौगिकों में जब आयन मंडल में धनावेशित आयन होंगे तो वो गुरु कोष्ठक के आगे की साइड लिखे जाएंगे, तथा यदि आयन मंडल में ऋणायन होंगे तो वो गुरु कोष्ठक के पीछे लिखे जाएंगे। जैसे कि पोटेशियम धनायन है तो इनको समन्वय मंडल यानी गुरु कोष्ठक के आगे की ओर लिखा है। इस उदाहरण में जो आयन मंडल है उसमें ऋणायन है यानी कि SO4-2, तो ऋणायनों को गुरु कोष्ठक के पीछे की साइड लिखते हैं। अब जब इसको जल में घोला जाता है तो ये आयन मंडल जो गुरु कोष्ठक के बाहर का क्षेत्र है ये अपने आयनों में आयनित हो गया। मतलब यह बना SO4-2, ये अपना एक आयन बना लिया इसने। और जो समन्वय मंडल है, इस समन्वय मंडल में जो आवेश आएगा वो आएगा +2। मैंने आपको पहले बताया कि
आयन मंडल निर्धारित करता है कि समन्वय मंडल पर कितना आवेश आएगा। जैसे यहाँ +4 तो यहाँ -4, यहाँ -2 तो यहाँ आ गया +2। तो यहाँ पर जो धनायन बना है वो है संकुल धनायन और जो ऋणायन बना है वो है सामान्य ऋणायन। तो ये दूसरी कैटेगरी हो गई। थर्ड कैटेगरी है संकुल धनायन और संकुल ऋणायन। इस प्रकार के जो यौगिक होते हैं इन्हें बोलते हैं हम डबल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। इनमें दोनों ही संकुल होते हैं, दो संकुल है, ये भी संकुल है और ये भी संकुल है। जब इसमें इस यौगिक को जल में घोला जाता है तो एक संकुल पर तो आ जाता है धनावेश और एक संकुल पर आ जाता है ऋणावेश। तो इस प्रकार धनायन भी संकुल बनता है और ऋणायन भी संकुल बनता है। तो ये तीसरी कैटेगरी है जिसमें धनायन भी संकुल होता है और ऋणायन भी संकुल होता है। चौथी कैटेगरी की हम बात करते हैं उदासीन संकुल यौगिक। इस प्रकार के यौगिकों में आयन मंडल नहीं होता। देखिए यहाँ पर कोई आयन मंडल नहीं है, न तो कोई आगे की तरफ कोई आयन है न कोई पीछे की तरफ आयन है, न तो धनायन है और न ऋणायन। मतलब इस प्रकार के यौगिकों में आयन मंडल अनुपस्थित होता है और संकुल के ऊपर भी किसी भी प्रकार का कोई आवेश नहीं होता है, इसलिए इनको बोला जाता है उदासीन संकुल यौगिक। देखिए यहाँ पर किसी प्रकार का कोई आवेश नहीं है। ध्यान देंगे दोबारा, संकुल यौगिकों को जल में घोलने पर किस प्रकार के आयनों का निर्माण होता है उस आधार पर इन यौगिकों का वर्गीकरण किया गया है। पहला इसमें जो कैटेगरी है वो है सामान्य धनायन तथा संकुल ऋणायन। अर्थात जल में घोलने पर यदि धनायन सामान्य बने तथा ऋणायन संकुल बने, जैसे कि यहाँ देखिए आयन मंडल में तो 4K+ और जो संकुल है उस पर आएगा -4, तो सामान्य धनायन और संकुल ऋणायन। जो दूसरी कैटेगरी है वो है संकुल धनायन तथा सामान्य ऋणायन। मतलब जल में घोलने पर धनायन तो संकुल बने परंतु ऋणायन सामान्य बने। इस उदाहरण में आयन मंडल में ऋणायन है तो सामान्य ऋणायन बनेगा और इस ऋणायन के आधार पर इस संकुल पर आएगा धनायन या धनावेश। इसको हम बोलेंगे संकुल धनायन तथा सामान्य ऋणायन। जो तीसरी कैटेगरी है इसमें जब यौगिक को जल में घोला जाता है तो धनायन भी संकुल बनता है और ऋणायन भी संकुल बनता है। जैसे कि यहाँ देखिए डबल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, दो कॉम्प्लेक्स है, ये भी संकुल है, ये भी संकुल है, ये भी कॉम्प्लेक्स है और ये भी कॉम्प्लेक्स है। तो जल में घोलने पर धनायन भी संकुल बनेगा और ऋणायन भी संकुल बनेगा। जो चौथी कैटेगरी है वो है उदासीन संकुल यौगिक। इस प्रकार के यौगिकों में आयन मंडल नहीं होता। देखिए यहाँ पर गुण कोष्ठक के बाद कोई आयन नहीं है तो इस यौगिक में आयन मंडल अनुपस्थित होता है तथा संकुल यौगिक पर भी किसी भी प्रकार का आवेश नहीं होता है, इसलिए इन यौगिकों को बोला जाता है उदासीन संकुल यौगिक। ध्यान देंगे एक प्रकार का वर्गीकरण और किया गया है यहाँ पर। जो लिगेंड है, लिगेंड के जो दाता परमाणु है उनके आधार पर भी संकुल यौगिकों का वर्गीकरण किया गया है। उसमें इन यौगिकों को दो भागों में बांटा गया है। एक तो है होमोलैक्टिक संकुल यौगिक, पहला तो इसमें होमोलैक्टिक संकुल यौगिक। इस प्रकार के जो संकुल यौगिक है इनमें जो लिगेंड है उनके दाता परमाणु एक समान होते हैं। उदाहरण देखिए K4 FeCN6 एग्जाम्पल ये हो गया। एक हमने लिया था CuNH3 SO4। ध्यान दें इस प्रकार के जो संकुल यौगिक होते हैं इन संकुल यौगिकों में जो लिगेंड है उनका दाता परमाणु एक ही प्रकार का होता है। जैसे कि इस उदाहरण में 6 लिगेंड साइन CN, तो इन सब में जो दाता परमाणु वो C है। यानी मतलब ऐसे संकुल यौगिक जिनमें सभी लिगेंड के दाता परमाणु एक समान हो, या हम ये भी कह सकते हैं कि सभी लिगेंड एक समान हो, उन संकुल यौगिकों को बोला जाता है
होमोलेप्टिक संकुल यौगिक। जैसे कि यहाँ पर 6 के 6 CN में सिद आता है, यहाँ पर 4 के 4 एमीन में एंड आता है, तो लिगेंड के दाता परमाणु या लिगेंड एक समान होंगे तो उन यौगिकों को बोलेंगे हम होमोलेप्टिक संकुल यौगिक। अब दूसरा उदाहरण पढ़ते हैं हम, हेटेरोलेप्टिक। हेटेरोलेप्टिक संकुल यौगिक। ध्यान देंगे, इस प्रकार के जो संकुल यौगिक होते हैं इनमें लिगेंडों के दाता परमाणु एक समान नहीं होते। इस प्रकार के जो संकुल यौगिक हैं इनमें लिगेंडों के दाता परमाणु एक समान नहीं होते, या हम ये भी कह सकते हैं कि लिगेंड एक जैसे नहीं होते, तो इनको बोलते हैं हेटेरोलेप्टिक संकुल यौगिक। उदाहरण के लिए इस संकुल यौगिक में जो ये कोबाल्ट है ये केंद्रीय धातु है, 4 लिगेंड तो है एमीन और 2 लिगेंड है क्लोरो, तो इन 4 में तो दाता परमाणु N है और इन 2 में दाता परमाणु Cl है, मतलब दाता परमाणु या लिगेंड एक समान नहीं है, तो इन्हें बोलेंगे हेटेरोलेप्टिक संकुल यौगिक। जैसे कि इस उदाहरण में केंद्रीय धातु प्लेटिनम है और यहाँ पर 2 तो एमीन लिगेंड है और 2 क्लोरो लिगेंड है। इस संकुल यौगिक में कुल 6 लिगेंड है, जिनमें से 4 एमीन और 2 क्लोरो है, मतलब 4 में तो N दाता है और 2 में Cl दाता है, मतलब दाता परमाणु समान नहीं है, इसलिए इनको हेटेरोलेप्टिक संकुल यौगिक कहते हैं। इस संकुल यौगिक में केंद्रीय धातु प्लेटिनम में 2 तो एमीन दाता है, 2 क्लोरो दाता है, मतलब 2 लिगेंड में तो N दाता है और 2 लिगेंड में Cl दाता है, मतलब दाता परमाणु या लिगेंड समान नहीं है, इसलिए इनको बोलते हैं हेटेरोलेप्टिक संकुल यौगिक। मैं दोबारा बता रहा हूं कि लिगेंड में उपस्थित दाता परमाणु के आधार पर संकुल यौगिकों का वर्गीकरण किया गया है। पहली कैटेगरी है होमोलेप्टिक संकुल यौगिक। यदि लिगेंड में उपस्थित दाता परमाणु या लिगेंड एक समान हो, जैसे कि यहाँ पर सभी साइनो है, यहाँ पर सभी एमीन है, तो उन संकुल यौगिकों को होमोलेप्टिक संकुल यौगिक कहा जाता है। तथा यदि लिगेंड में उपस्थित दाता परमाणु या लिगेंड समान नहीं है, जैसे कि यहाँ पर 4 एमीन है 2 क्लोरो है, यहाँ पर 2 एमीन है 2 क्लोरो है, तो दाता परमाणु या लिगेंड समान नहीं हो तो इनको बोला जाता है हेटेरोलेप्टिक संकुल यौगिक। अब हम आपको अगले वीडियो में ये जो संकुल यौगिक है इनका नामकरण किस प्रकार, देखिए मैंने अभी आपको किसी भी संकुल यौगिक का नाम नहीं लिखा है, क्योंकि नामकरण हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे तो हम इनका नाम लिखना भी सीख जाएंगे। तो अगले वीडियो में ये जो लिगेंड है इनका वर्गीकरण, लिगेंड का नामकरण तथा इन संकुल यौगिकों के नामकरण के बारे में हम पढ़ेंगे। तब तक आप अब तक के कंटेंट को अच्छे से पढ़ लें व समझ लें। धन्यवाद।